हेलो। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। आज ये हमारे पास करंट अफेयर का जो सेकंड सेशन है वो रहेगा। ठीक है। जो हमने पहला हमारे पास जो करंट अफेयर का सेशन था उसमें हमने क्या क्या कवर किया एक बार हम देखते हैं। ठीक है। जो हमारे पास करंट अफेयर सेशन फर्स्ट था, करंट अफेयर सेशन फर्स्ट, उसमें हमने काफी सारी चीजें वो डिस्कस की थी। ठीक है। हमने क्या क्या डिस्कस किया था एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हमने कृष्णा वाटर जो हमारा डिस्प्यूट है उसके बारे में देखा था हमने। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट। ठीक है। जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास डिस्प्यूट है ये कृष्णा रिवर से रिलेटेड था, क्योंकि हमारे पास 2014 में जब आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया तेलंगाना। ठीक है। तो पहले हमारे पास इन तीन में शहर था, किस किस में, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। लेकिन उसके बाद में ये हमारे पास तेलंगाना राज्य है, उसका क्रिएशन होने की वजह से कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है ये आया था। ये जो हमारे पास रिवर वाटर है, कृष्णा रिवर। ठीक है। तो वाटर रिवर रिलेटेड जो हमारे पास वाटर का जो डिस्प्यूट है उसका डिस्पोजल करने के लिए हमारे पास एक एक्ट है, वो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ठीक है। तो ये हमने देखा था। और उसके बाद में मैंने ये बताया था कृष्णा रिवर है, ये महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में महाबलेश्वर नामक की एक जगह है, वहां से ये उसका ओरिजिन है। और ये हमारे पास गोदावरी रिवर के बाद में पेनिनसुलर यानी कि जो हमारे पास दक्षिणी भारत है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। कृष्णा रिवर की सहायक नदियों की बात करें तो राइट साइड में है हमारे पास घाट परबा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। और लेफ्ट साइड में है हमारे पास भीमा, मुसी और मुनेरू। ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था कृष्णा वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज पीवीटीजी, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है। इसमें हमने देखा है कि जो हैबिटेट राइट्स है, हैबिटेट राइट्स वो ग्रांट किए गए। ठीक है। तीन हमारे पास ट्राइबल ग्रुप्स है जिनको हैबिटेट राइट्स है वो ग्रांट किए हुए हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एमपी की एक हमारे पास ट्राइबल ग्रुप है जिसका नाम है भारिया। ठीक है। इसको हैबिटेट राइट प्रदान किए हुए। और दूसरा हमारे पास छत्तीसगढ़ की कामर। और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की बेगा, जो हमारे पास ट्राइबल ग्रुप है, इनको क्या है हैबिटेट राइट है वो प्रदान किए हुए। जो हैबिटेट राइट्स है वो ग्रांट किए जाते हैं, इसका प्रोविजन किसमें है, वो है हमारे पास शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट डेवलपर एक्ट है 2006। ठीक है। कि हमारे पास जो हैबिटेट राइट का प्रोविजन है ये किसमें है, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर एक्ट 2006। ठीक है। इसमें ये प्रोविजन था। ठीक है। तो ये देखा था हमने। उसके बाद में एशियन गेम्स है, उसके बारे में हमने चर्चा की कि जो एशियन गेम्स है 2023 के वो कहाँ पे हुए थे, वो होंगजाओ में हुए थे, चाइना में। ठीक है। इंडिया की क्या स्थिति रही, इंडिया ने 107 मेडल जीते। ठीक है। इंडिया ने कितने मेडल जीते, 107 मेडल जीते, जिसमें से 28 गोल्ड थे। ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी उसमें फ्लैग बियरर कौन था, वो था हमारे पास हॉकी प्लेयर पीआर श्रीजेश। ठीक है। इससे पहले 2023 से पहले जो 2018 के जो एशियन गेम्स है वो कहाँ पे हुए थे, वो हुए थे जकार्ता में। ठीक है। और जो 2027 के जो गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, वो होंगे जापान में। ठीक है। एशियन गेम्स में यदि हमारे इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे जो पॉपुलर जो विक्ट्री है वो हुई थी हमारे पास जो मेंस हॉकी टीम की। ठीक है। मेंस हॉकी टीम ने एशियन में गेम्स में गोल्ड जीता है। ठीक है। तो दिस इज द पॉपुलर हाईलाइट ऑफ दिस एशियन गेम्स फ्रॉम इंडिया परस्पेक्टिव।
जो एशियन गेम्स है उनके सिंबल की बात करें तो इनका सिंबल है राइजिंग सन विथ इंटरलॉकिंग रिंग्स। ठीक है, तो ये देखा था हमने। उसके बाद में हमने देखा था MS स्वामीनाथन। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन को हम फादर ऑफ इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो मानते हैं। ठीक है, जो इंडिया का ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो किसके द्वारा लाया गया? MS स्वामीनाथन जी के द्वारा। इसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट भी आई थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसमें फार्मर्स की जो इनकम है वो दुगुनी करने की बात कही गई थी। और जो इनका मेन कंसेप्ट था दैट इज वाज MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसमें गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली फार्मर से जो अनाज है वो खरीदती है। ठीक है, तो ये हमारे पास था MS स्वामीनाथन जी के बारे में, ये हमने देखा था। उसके बाद में हम और हमने क्या चीजें डिस्कस की थी? उसके बाद में हमने अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में देखा, क्योंकि अमेजन रेन फॉरेस्ट में अभी ड्राउट की कंडीशन बनी हुई है। जो ड्राउट की कंडीशन है, ठीक है, जो ड्राउट की कंडीशन है उसके पीछे जो मेन फैक्टर है दैट इज अल्नीनो। ठीक है, एक लानीनो होता है, एक अल्नीनो होता है। अल्नीनो की वजह से जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वहां पर रेनफॉल है वो बहुत कम हुआ, जिसकी वजह से ड्राउट कंडीशन है वो अकर हो रही है इन अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, इसमें लगभग जो हमारे पास देश आते हैं वो आता है ब्राजील, पेरू, गुआना, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलीविया, सरीनेम, फ्रेंच गुआना, वेनेजुएला। ठीक है, और ये हमारे पास अमेजन जो रिवर बेसिन है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है। उसके बाद में हमने इंडियन हिमालय रीजन की बात की। ठीक है, हमने देखा कि सिक्किम में जो तीस्ता डैम है, ठीक है, जो हमारे पास तीस्ता डैम है उसकी ब्रीज की वजह से फ्लड लाइक सिचुएशन और जो हमारे पास लैंडस्लाइड की जो सिचुएशन है वो अकर हो गई। ठीक है, ये हमने देखा था। और उसके बाद में हमने देखा था बायोडिकम्पोजर। ICAR ने, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसने एक वे हमारे पास बायोडिकम्पोजर की एक वेराइटी डेवलप की, ब्रांड डेवलप की, जिसका नाम है पूसा डी बायोडिकम्पोजर। ठीक है, ये जो बायोडिकम्पोजर है दैट इज अल्टरनेटिव टू स्टेपल बर्निंग। हम देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा में अभी के पीरियड में जो हमारे पास, सॉरी, स्टेबल बर्निंग, ठीक है, हम देखते हैं कि जो हरियाणा और पंजाब में जो अभी जो राइस पेडी है, जो पेडी फील्ड है, वहां पर जो पेडी से जो अनाज है वो ले लिया जाता है और उसके बाद में जो रेजिड्यू बचता है उसको वहां पे वो लोग बर्न करते हैं, जिसको हम स्टबल बोलते हैं। ठीक है, जो स्टबल बर्निंग होती है जिसकी वजह से अभी दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन की है वो समस्या हो रही है। ठीक है, तो इसके अल्टरनेटिव की हम बर्न ना करें, हम क्या करें, जो भी हमारे पास रेजिड्यू है उसको हम डिकम्पोज करें। ठीक है, तो इसके लिए ICAR ने अपना ये कैंपस है जहां पर ये बायोडिकम्पोजर डेवलप किया, जिसका नाम है, कैंपस का नाम पूसा, ये दिल्ली में ही है। ठीक है, तो इस कैंपस के नाम पे ही इन्होंने ये नाम रखा पूसा बायोडिकम्पोजर। बायोडिकम्पोजर में ये हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट, ये सब होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं स्टबल को। ठीक है, और इससे हमारे पास सोइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ती है। उसके बाद में हमने ग्रीन क्रेडिट के बारे में देखा। जो ग्रीन क्रेडिट है हमारे पास, ग्रीन क्रेडिट क्या है? ये एक टाइप का इंसेंटिव है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है टू द इंडिविजुअल या फिर किसी ग्रुप को या ऑर्गेनाइजेशन को या कोऑपरेटिव को। ठीक है, और देयर एक्टिविटीज फॉर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, यानी कि वो इस तरह का काम कर रहे हैं जिससे एनवायरमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उनको इंसेंटिव है गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन क्रेडिट। ठीक है, ये जो ग्रीन क्रेडिट का कंसेप्ट है ये लाइफ, एक हमारे पास प्रोग्राम है लाइफ। ठीक है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ का मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ठीक है,
जो मोदी जी ने ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया था, कहाँ पर, COP जब 26 हो रही थी ग्लासगो में, COP 26 ग्लासगो में, वहां पर ये हमारे पास मोदी जी ने कंसेप्ट दिया लाइफ का, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जिसका एक पार्ट है ग्रीन क्रेडिट। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। और उसके बाद में हमने ओजोन लेयर के बारे में देखा, ठीक है, कि किस तरीके से लार्ज ओजोन होल है वो डिटेक्ट किया गया ओवर अंटार्कटिका रीजन। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि जो ओजोन, लार्ज ओजोन होल, ठीक है, जो ओजोन होल है इट इज नॉट ए होल। ठीक है, ओजोन होल एक क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पर ओजोन लेवल है वो एक जो थ्रेशोल्ड लेवल है 220 डॉप्सन यूनिट का, उससे कम थिकनेस वहां पे मिलती है, तो वही कॉल इट एज ओजोन होल। ठीक है, यदि एक थ्रेशोल्ड लिमिट 220 डॉप्सन से यूनिट से कम हमारे को वहां पर ओजोन लेयर मिले, तो हम उसको बोलते हैं कि वहां पे ओजोन होल का फॉर्मेशन हो गया। ये अंटार्कटिका रीजन में क्यों होता है, हमने देखा कि सबसे पहले 1985 के आसपास हमने यहीं पे ही जो हमारे पास ओजोन होल है पहली बार वो देखा गया। ठीक है, ये ओजोन होल की सिचुएशन है अंटार्कटिका रीजन में क्यों होती है, क्योंकि अंटार्कटिका रीजन हमारे पास क्या है, वहां पर पोलर वर्टेक्स की सिचुएशन आती है। पोलर वर्टेक्स की वजह से वहां पर क्या होता है कि जो हमारे पास जो एयर है वो बाकी एयर से क्या हो जाती है, आइसोलेट हो जाती है। आइसोलेट होने की वजह से वहां पर जो क्लोरीन और ब्रोमीन जो हमारे पास है, जो CFC से, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो यूवी रेडिएशन है वो उसको यूवी रेडिएशन है वो क्लोरीन एटम और ब्रोमीन एटम CFC से इमिट करती है, और उसके बाद में उससे हमारे पास ओजोन होल का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या प्रोसेस होती है मैं एक बार आपको समझा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, इसमें हमारे पास का क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास CFC है, एटमोस्फेयर में क्या CFC है। ठीक है, ये एटमोस्फेयर में CFC कहाँ से आई, ये जो हम AC चलाते हैं, ठीक है, जो हमारे पास एयर कंडीशन सिस्टम है, रेफ्रिजरेटर से, सॉल्वेंट से, ड्राई क्लीनिंग एजेंट से, इनसे हमारे पास जो CFC है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर में जब ये CFC पहुंचती है और इस पे सनलाइट है, सनलाइट की जब यूवी रेडिएशन है वो इस पे गिरती है, ठीक है, यूवी रेडिएशन, तो क्या होता है CFC से हमारे पास क्लोरीन जो एटम है वो अलग हो जाते हैं। हमारे पास क्या हो जाते हैं, क्लोरीन एटम है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन एटम है वो अलग हो गया। अब ये जो हमारे पास फ्री क्लोरीन जो एटम है, ये जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट जो हमारे पास ओजोन है, उससे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ठीक है, ओजोन से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने पर ये हमारे पास Cl, ये मान लो ओजोन है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास मान लो ये ओजोन, ठीक है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तीन। ठीक है, तो सॉरी ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो क्लोरीन एटम है ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को या एक ऑक्सीजन एटम को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर क्या बन गया, ClO बन गया। ठीक है, उसके बाद में एटमॉस्फेयर में जो हमारे पास फ्री ऑक्सीजन रहेगी, ठीक है, ये जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन रहेगी, ये इस ClO के साथ क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। ठीक है, इस रिएक्शन करेगी और इससे क्या होगा, ये वापस क्लोरीन एटम यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो क्लोरीन एटम है ये क्या हो गया, वापस ब्रेक हो गया, वापस ये हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में आ गया, वापस ये स्ट्रेटोस्फेयर में आ गया। तो ये क्या करेगा, फर्दर जो ओजोन मॉलिक्यूल है उसके कॉन्टेक्ट में आएगा और फर्दर जो ओजोन लेयर है उसका डिग्रेडेशन करेगा। ठीक है, और इस तरीके से ओजोन होल का जो है फॉर्मेशन होगा। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, जो हमारे पास CFC है या ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है वो ब्रेक हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, और जब वो फ्री क्लोरीन या ब्रोमीन एटम रहेगा वो जब ओजोन के कांटेक्ट में आएगा, तो इस तरीके से हमारे पास जो ओजोन एटम है उसमें से एक ऑक्सीजन है वो उसके साथ क्लोरीन या ब्रोमीन एटम के साथ हो जाएगा,
और ये फर्दर यदि हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो फ्री ऑक्सीजन है, फ्री जो रेडिकल ऑक्सीजन एटम है, उसके साथ रिएक्शन करके वापस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएगा और क्लोरीन वापस फ्री हो जाएगा। ये वापस फ्री होकर वापस एटमॉस्फेयर में जाके और ये फर्दर ओजोन जो मॉलिक्यूल है उनसे रिएक्शन करेगा। तो इससे क्या होगा, ओजोन के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जब ओजोन के मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय होंगे तो जो हमारे पास ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब ओजोन लेयर की थिकनेस कम हो जाएगी तो हमारे पास जो यूवी रेडिएशन है, मेनली यूवी बी, वो जब धरती पे पहुंचेगा तो जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। स्किन कैंसर जैसी समस्या हो जाती है यूवी बी रेडिएशन से। यदि ओजोन होल का फॉर्मेशन हो गया तो क्या होगा, हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी यूवी रेडिएशन से और स्किन कैंसर जैसी समस्या है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें ये बात करूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया सीएफसी का, तो ये सीएफसी क्या है, ये है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, इनको हम क्या बोलते हैं, ओडीएस। ठीक है, अदर ओडीएस की मैं बात करूं, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज की, तो अदर मेरे पास ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है, एक ये बता दिया मैंने सीएफसी। ठीक है, दूसरा है मेरे पास हेलोन्स, तीसरा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और एच सी एफ सी यानी कि हाइड्रो क्लोरो फ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये हमारे पास ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज है। ठीक है, इसका मैंने आपका बताया, रेफ्रिजरेटर से ये हमारे पास सीएफसी का इमिशन होता है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन सिस्टम एसी। ठीक है, सॉल्वेंट्स, ये इसके मेन क्या है, ओरिजिन प्लेस है, कहां से ये इमिशन होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास हेलोन्स, हेलोन्स का जो मेन इमिशन सोर्स है दैट इज फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का है हमारे पास सॉल्वेंट और फायर एक्सटिंग्विशर्स। मिथाइल क्लोरोफॉर्म की बात करें तो इनका जो मेन सोर्स है दैट इज एरोसोल एंड एडहेसिव। जो एडहेसिव्स होते हैं उनमें उनसे मिथाइल क्लोरोफॉर्म का वो इमिशन होता है। उसके बाद में एचसीएफसी, ये है हमारे पास एससी से सॉल्वेंट्स। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो यहाँ पे हम कॉमन देख रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, सॉल्वेंट हो गया, एससी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, जिनसे ये हमारे पास जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज है इनका इमिशन होता है। ठीक है, तो इन ओजोन, उसके बाद में ये जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज है, ठीक है, इनको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, इनका हमें रिप्लेसमेंट ढूंढना है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कन्वेंशन और प्रोटोकॉल आए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आया था वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन। ठीक है, ये आया था हमारे पास 1985 में, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, इट वाज नॉट सक्सेसफुल। उसके बाद में वापस हमारे पास एक प्रोटोकॉल आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो कब आया था, वो आया था हमारे पास 1987 में। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि हमारे पास जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है उनको रिड्यूस करना है और जो हमारे पास सीएफसी है, जो सीएफसी है उनको हमें रिप्लेस करना है, किससे, एचएफसी से। ठीक है, जो हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनको हमें एचएफसी से रिप्लेस करना है, साथ ही जो एचसीएफसी थे उनको भी हमें रिप्लेस करना है एचएफसी से। ठीक है, एचएफसी है वो क्या है, वो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस नहीं, ये हमारे पास ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस नहीं। लेकिन कुछ टाइम के बाद में इसमें एक अमेंडमेंट आया था जिसको हम जानते हैं किगाली अमेंडमेंट। ठीक है, जिसका नाम है किगाली अमेंडमेंट। किगाली अमेंडमेंट में हमारे पास क्या है, ये बोला गया कि हमें जो एचएफसी है उसको फेज आउट करना है। किसको फेज आउट करना है, एचएफसी को। तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सीएफसी और एचसीएफसी को हम रिप्लेस कर रहे हैं एचएफसी से, और उसके बाद में हम कह रहे हैं कि एचएफसी को भी फेज आउट करो, जबकि एचएफसी तो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है ही नहीं। ये बात सही है कि ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस नहीं है, लेकिन इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि ये एक तरीके से ग्रीन हाउस जो गैस है उसका कारण बनता है। ठीक है,
तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो हाई होने के कारण इसको फेज आउट करने के लिए किगाली अमेंडमेंट है वो आया था। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन है, अब होना नहीं चाहिए आपको। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सीएफसी और एससीएफसी को रिप्लेस करने की बात कही गई थी। ठीक है, कि इसको एचएफसी से रिप्लेस करें, क्योंकि एचएफसी है वो एक तरीके से ओडीएस नहीं है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस नहीं है। लेकिन बाद में किगाली अमेंडमेंट आया जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंड करके किया गया, जिसमें यह बोला गया कि एचएफसी को फेज आउट करो, क्योंकि इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यह कहानी थी हमारे पास ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लास्ट लेक्चर था उसके बारे में देखा था हमने। ठीक है, अब हम आज के जो सेशन है उसमें हम कुछ टॉपिक्स है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, रिलेटेड टू एनवायरमेंट, रिलेटेड टू करंट अफेयर। ठीक है, सबसे पहले मैं एक इंडेक्स की बात करता हूं जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये 2023 में अभी आया था। ठीक है, ये जो ग्लोबल इंडेक्स है, ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया? वीपो के द्वारा। किसके द्वारा? वीपो के द्वारा। वीपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें हम यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो रैंक आई है, ठीक है, इस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक आई है वो आई है 40। ठीक है, 40 आउट ऑफ 132, यानी कि 132 देशों में हमारा इनोवेशन के मामले में हमारा देश है वो कितने स्थान पे आता है? 40वें स्थान पे आता है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट था वो था स्विट्जरलैंड। ठीक है, हम जनरली देखते हैं कि हर रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड हुआ, स्वीडन हुआ, डेनमार्क हुआ, ये कंट्रीज है टॉप करते हैं। ठीक है, बिकॉज ये जो हमारे पास इनोवेशन या और जो हमारे पास इंडेक्स है उनमें उनकी परफॉर्मेंस है वो सबसे अच्छी रहती है। ठीक है, तो मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी की बात करें तो वो है हमारे पास स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो इसके बारे में ये आइडिया होना चाहिए, कोई भी आप इंडेक्स पढ़ो उसमें दो चीजें पढ़ो, इंडिया की रैंक क्या है, ये इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया गया, और फर्स्ट कौन है। ठीक है, साथ में यदि उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक बात हो कि इसमें हमने टोटल 20 पैरामीटर लिए, 15 पैरामीटर लिए, ठीक है, तो वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज ग्रेफाइट मटेरियल। ये अभी न्यूज में है, ग्रेफाइट मटेरियल, ग्रेफाइट मटेरियल। ग्रेफाइट मटेरियल इसलिए न्यूज में है कि चाइना है वो सबसे बड़ा इसका प्रोड्यूसर है ग्रेफाइट मटेरियल का। इससे क्या किया, एक्सपोर्ट है वो बैन कर दिया। ठीक है, कि यहाँ से आप हमारे कंट्री से अब है जो ग्रेफाइट है वो हम किसी कंट्री को नहीं देंगे। ठीक है, ग्रेफाइट इज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ग्रेफाइट इतना, क्योंकि जो हमारे पास ये बैटरीज के लिए की मटेरियल है, जो बैटरी हमारे पास यूज में आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ठीक है, तो उसके लिए की मटेरियल है वो ग्रेफाइट रहता है। ठीक है, की मटेरियल फॉर बैटरी इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी की बात करें तो ग्रेफाइट है ये क्या है, कार्बन से बना हुआ रहता है। ठीक है, कार्बन का ये एक क्या हमारे पास एक क्रिस्टलिन फॉर्म है। ठीक है, ये हमारे पास क्रिस्टलिन फॉर्म ऑफ कार्बन है। जो हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करें तो कार्बन के तीन क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं। एक है हमारे पास डायमंड, दूसरा हमारे पास ग्रेफाइट, और तीसरा हमारे पास अमोर्फस कार्बन, जैसे चारकोल।
ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए 3 इनका क्रिस्टलिन फॉर्म होता है कार्बन का। ठीक है, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास जो ग्रेफाइट है दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का जनरली यूज देखते हैं, पेंसिल में भी हमारे पास ग्रेफाइट रहता है। ठीक है, पेंसिल में हमारे पास जो ग्रेफाइट रहता है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या मेनली जो ये हमारे पास पेंसिल है इसकी ये जो नोक है ब्लैक ब्लैक सी जो रहती है हमारे पास, उसमें जिसको हम बोलते हैं लीड। ठीक है, ये लीड में हमारे पास क्या है, पेंसिल जो हमारे पास ग्रेफाइट तो रहता ही है, प्लस साथ में रहती है क्ले। ठीक है, जिसको हम लीड बोलते हैं, ग्रेफाइट प्लस क्ले। ठीक है, यानी कि हमारे पास पेंसिल में भी ग्रेफाइट रहता है। ग्रेफाइट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ये लुब्रिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी थी ग्रेफाइट मटेरियल की। ठीक है, क्योंकि चाइना ने इसका एक्सपोर्ट है वो बैन कर दिया, एंड इट इज वेरी यूजफुल। ठीक है, अभी नाउ ए डेज हम देखते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्योंकि उनसे हमारे पास क्या कार्बन इमिशन है वो कम होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज ग्रेफाइट मटेरियल। ठीक है, क्योंकि बैटरी में हम उसको यूज करते हैं, तो यदि इसकी सप्लाई है वो नहीं होगी प्रॉपर, ठीक है, तो इससे ये हमारे पास जो सिस्टम बन रखा है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का, ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास ग्रेफाइट मटेरियल के बारे में। उसके बाद में फॉस्फोरस के बारे में भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी अभी न्यूज में है। फॉस्फोरस का जो मेन यूज है इंडिया में वो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। ठीक है, इसमें हमारे पास फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में वो क्या है, यूज है, क्योंकि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हमारे पास जो डीएपी यूरिया जो रहता है हमारे पास, उसमें फॉस्फोरस का अहम रोल रहता है। लेकिन फास्फोरस की वो दिनों दिन है वो इंडिया में इसकी जो खपत है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और इसकी जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है। सप्लाई में बात करें इंडिया के पास खुद के पास क्या रिसोर्सेज है, ठीक है, फास्फोरस से रिलेटेड, तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास एपेटाइट की बात करें, मेन इसमें हमारे पास दो है, एक तो एपेटाइट, ये एपेटाइट है जी, ये हमारे पास फास्फोरस का ही और है। ठीक है, एपेटाइट। तो एपेटाइट के मामले में हम देखें तो एपेटाइट के मामले में हमारे पास इंडिया में कोई भी रिजर्व नहीं है। ठीक है, कुछ भी रिजर्व नहीं है, हमें सारा का सारा क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। जो दूसरा हमारे पास बात करें फॉस्फोरस सॉरी रॉक फॉस्फेट की, रॉक फॉस्फेट, ठीक है, जो फर्टिलाइजर के लिए यूज किया जाता है, इसमें हम देखें कि मेन जो रिजर्व है वो सिर्फ हमारे इंडिया में दो ही राज्यों में, एक है राजस्थान में और दूसरा है हमारे पास एमपी में। ठीक है, तो सारा का सारा जितना हमारे पास फर्टिलाइजर वगैरह बन रहा है वो इन दोनों से हमारे को जो रॉक फॉस्फेट मिल रहा है, तो यहाँ पर ये डिपेंडेंट है इन दो राज्यों पे। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या है, जो सारा का सारा फास्फोरस है वो हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, हम जनरली जो इंपोर्ट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, वहां पर जो डिपॉजिट्स है वहां से हम ये जो हमारे पास रहता है, 1 मिनट। ठीक है, तो जो हमारे पास सारा का सारा जो इंपोर्ट है वो कहाँ से करना पड़ता है, फॉस्फोरस, वो हमें करना पड़ता है वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से। और वहां पे जो डिपॉजिट है उनकी सबसे खास बात ये है कि उसमें केडियम का क्या है,
वो है कंटामिनेशन। कैडमियम का क्या है? कंटामिनेशन। यानी कि एकदम से जो प्योर फॉस्फोरस है वो हमें वहां से नहीं मिल रहा, वहां पर क्या है? कैडमियम का कंटामिनेशन है। अब जब बताओ कि ये जो हमारे पास फॉस्फोरस जिसमें कैडमियम का कंटामिनेशन है, इनसे यदि हम फर्टिलाइजर बनाएंगे और उसको हम पंजाब जैसे एरिया में हम यूज करेंगे, ठीक है, पंजाब हरियाणा में जहां पर हमारे पास जो राइस फील्ड है, ठीक है, जो राइस की खेती की जाती है, ठीक है, तो वहां पर हमारे पास क्या होगा? कैडमियम का कंटामिनेशन बढ़ेगा। कैडमियम का कंटामिनेशन बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? हमारे पास ह्यूमन हेल्थ पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। कैडमियम के कंटामिनेशन की वजह से हम जानते हैं कि कौन सी डिजीज हो सकती है? इटाई इटाई या ऊच ऊच डिजीज है वो हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये फास्फोरस की एक प्रॉब्लम है कि भाई हमारे पास तो है नहीं, और बाहर से जो ला रहे हैं उसमें क्या है? कैडमियम का कंटामिनेशन, ठीक है। तो इट इज रियली ए मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, या तो वो सोर्स चेंज करे, ठीक है, वो कहीं दूसरे कंट्रीज से जहां पर हमारे पास ये कंटामिनेशन नहीं हो, प्योर फॉस्फोरस हमें मिले, प्योर फॉस्फोरस का डिपॉजिट हो, वहां से यदि इंपोर्ट करे, ठीक है, तो ये समस्या है वो सोल्व की जा सकती है। या फिर हमारे कंट्री में भी सर्वे कंडक्ट करें ताकि हमारे पास सिर्फ राजस्थान और एमपी के अलावा कई अदर प्लेस पे यदि हमारे पास कुछ इस प्रकार के डिपॉजिट्स या रिजर्व्स मिल जाए, ठीक है, तो फिर हमारे को दूसरे देशों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास फॉस्फोरस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस बस है वो लॉन्च की गई, ठीक है। तो ये फर्स्ट अभी कहाँ पे की गई? दिल्ली में की गई, ठीक है, टू ओवरकम द एयर पोल्यूशन। हम देखते हैं कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब हुई हुई है अभी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस चलाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? एयर पोल्यूशन से हमें निजात पा सकते हैं, ठीक है। क्यों निजात पा सकते हैं? क्योंकि ये हमारे पास इससे क्या होगा? जीरो इमिशन हो, ठीक है, जीरो कार्बन इमिशन, जीरो कार्बन इमिशन, क्योंकि कुछ इस टाइप से इसकी टेक्नोलॉजी है। तो हम बात करें ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन है, इसमें हमारे पास क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन से क्या मिलेगा? ग्रीन हाइड्रोजन को यदि हम एज ए फ्यूल यूज करेंगे तो उससे हमारे पास सिर्फ जो जनरेट होगा देट विल वाटर एंड हीट, ठीक है। और ये जो हमारे पास फ्यूल से जो ये प्रोसेस होगी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। यदि हम ग्रीन हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करेंगे, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा? फ्यूल सिस्टम में जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल जो प्रोसेस होगी इंजन में, जिससे ये फ्यूल है वो किस में चेंज होगा? वाटर और हीट में। जब वाटर और हीट ही बन रहा है तो इसमें कोई इमिशन हो ही नहीं रहा, ठीक है, कार्बन का तो कुछ इमिशन नहीं हो रहा, तो इसलिए हमारे पास इसमें हम बोलते हैं इसमें जीरो कार्बन इमिशन, जीरो कार्बन इमिशन, ठीक है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये हमें कहाँ से मिलेगी? हम भैया ग्रीन हाइड्रोजन को यूज तो कर लेंगे एज ए फ्यूल, ठीक है, लेकिन ये ग्रीन हाइड्रोजन हमें मिलेगी कहाँ? तो ये ग्रीन हाइड्रोजन है वो हमें प्रोड्यूस करनी पड़ेगी फ्रॉम द प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम कौन सी जो हमारे पास रिन्यूएबल हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोलर, विंड, ठीक है, इस एनर्जी को हम यूज करके इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से यदि हम ग्रीन हाइड्रोजन बना ले, ठीक है, तो उसको हम एज ए फ्यूल यूज करेंगे तो जीरो कार्बन इमिशन रहेगा, ठीक है। इसको हम ग्रीन इसीलिए बोल रहे हैं कि वी आर डिपेंडेंट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, जिसको हम वापस रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे पास अबंडेंट है, जो ये नहीं है कि हमारे पास एक बार इसके रिसोर्सेज खत्म हो गए तो हम पुनः उसको रीजनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमारे पास केस होता है फॉसिल फ्यूल में, फॉसिल फ्यूल की बात करें, कोयला, ये कोयला हमारे पास एक पर्टिकुलर डिपॉजिट है, यहाँ से हमने कोयला का सारा क्या कर लिया? खपत कर लिया, तो उसके बाद में क्या होगा? हमारे पास कोयला है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि कोयला को हम वापस रीजनरेट नहीं कर पा रहे, लेकिन सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी है उसको हम वापस रीजनरेट कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। और यदि कोई चीज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से बनाई हुई है तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन,
ठीक है, बिकॉज इस प्रोसेस में भी क्या है, यहाँ पे इमिशन नहीं हो रहा, और वापस जब ग्रीन हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करेंगे तब भी हमारे पास है वो कार्बन का इमिशन नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो हमारे पास ये फ्यूल सेल है, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इसमें हमारे पास क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरीके से एक एनोड है, एक कैथोड है हमारे पास। ये मान लो हमारे पास क्या है, एनोड है, और ये हमारे पास है कैथोड। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन है वो एनोड पे सप्लाई की जाती है। यहाँ पे क्या सप्लाई करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन जब हमारे पास एनोड पे हम सप्लाई करेंगे तो एनोड पे क्या होंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन है उनका रिलीज होगा। ठीक है, एक तो हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से किधर जाएंगे, कैथोड की साइड जाएंगे। ठीक है, एनोड से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो किधर जाएंगे, कैथोड की साइड जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड की साइड जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें मिलेगी। क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। यहाँ कैथोड पे किसकी सप्लाई की जाती है, कैथोड पे ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। कैथोड पे जब ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं, और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन जो रिलीज हुए हैं, ये यदि कांटेक्ट में आएंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से वाटर बनेगा। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, हमारे पास वाटर बनेगा। ठीक है, जो ये बाइबर जो क्या है हमारे पास बाई प्रोडक्ट है इस पूरी प्रोसेस का। ये हमारे पास इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, फ्यूल से है। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल से। ठीक है, तो आई होप कि ये जो प्रोसेस है ये आपको समझ में आएगी। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि एनोड है हमारे पास, बैटरी में हमारे पास जो एनोड है उसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन है वो सप्लाई करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन वो एनोड पर जाकर हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन है इन दोनों का रिलीज होता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होंगे तो उसकी वजह से क्या होगी, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ठीक है, कैथोड पे है वो ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है कंटिन्यूअसली। तो जो हाइड्रोजन आयन है हमारे पास एनोड पे, वो कैथोड पे जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो उससे हमारे को क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट। ठीक है, सिर्फ वाटर, और इसमें साथ में हीट भी जनरेट होगी। ठीक है, तो वाटर और हीट ही हमारे पास एज ए रिजल्टेंट हमें मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ भी कार्बन का इमिशन है वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब इसमें मैंने आपको सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बताया। अब देखो, हाइड्रोजन के बहुत सारे कलर होते हैं, हाइड्रोजन को बहुत सारे कलर में कैटेगराइज कर रखा है। ठीक है, तो उनके बारे में हम देखते हैं, बिकॉज देट वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, एक मैंने अभी ये आपको बताया ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन जो हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से मिले, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये बात समझ में आई। उसके बाद में आता है हमारे पास ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन। ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन। ठीक है, ब्राउन या ब्लैक हाइड्रोजन है वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा हमें कोल से। ठीक है, कोल से जो हाइड्रोजन हमें मिलेगा उसको हम बोलते हैं ब्राउन या ब्लैक हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो हमें कोल से मिलेगा वो होगा हमारे पास ब्राउन या ब्लैक हाइड्रोजन। उसके बाद में आता है हमारे पास ग्रे हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन है वो किससे मिलता है, वो मिलता है नेचुरल गैस से, विदाउट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। यानी कि यदि हम नेचुरल गैस से हाइड्रोजन डेवलप कर रहे हैं लेकिन कार्बन का वापस सिक्वेस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, यानी कार्बन का वापस कैप्चर का कोई भी हमारे पास डिवाइस या मीडियम नहीं है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। और यदि हमारे पास कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का कुछ ना कुछ हमारे पास डिवाइस लगा रखी है, ठीक है, और जिससे हम कार्बन को कैप्चर कर लेते हैं, तो फिर उस केस में हमारे पास क्या होगी, ब्लू हाइड्रोजन। ठीक है, तो ब्लू हाइड्रोजन इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल गैस विथ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, विथ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब कैप्चर, कार्बन को हम क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, इमिट नहीं होने दे रहे एटमोस्फेयर में। ये बात समझ में आई। ठीक है, उसके बाद में एक होती है पर्पल या पिंक हाइड्रोजन। ठीक है, ये देखो, जनरली ये चार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन मैं एक दो आपको और बता देता हूँ। पर्पल या पिंक हाइड्रोजन,
पर्पल और जो पिंक हाइड्रोजन है हमारे पास, ये इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस है फ्रॉम न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर में यदि हम कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से हाइड्रोजन जनरेट करें, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पर्पल या पिंक। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस यहाँ होती है ग्रीन हाइड्रोजन में भी, लेकिन यहाँ हम किससे जनरेट कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, फॉर एग्जाम्पल विंड या सोलर। तो ये हो गया हमारे पास पर्पल या पिंक हाइड्रोजन। उसके अलावा एक हमारे पास होती है व्हाइट हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सी होती है हमारे पास, व्हाइट हाइड्रोजन। ठीक है, जो व्हाइट हाइड्रोजन है वो क्या होती है हमारे पास, जो नेचर में अक्कर करती है, जो हमारे पास अर्थ की क्रस्ट में, ये हमारे पास अर्थ है, यहाँ पे हमारे पास क्रस्ट में जो मिल रहा है, यहाँ पर हमारे पास कुछ डिपॉजिट है, उसमें जो नेचुरली अक्रिंग हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, जो हम बना नहीं रहे, वो नेचुरल है हमारे पास, नेचुरली अक्रिंग हाइड्रोजन इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं व्हाइट हाइड्रोजन। उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमें पता होनी चाहिए, इतनी टाइप की हाइड्रोजन होती है। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला जो हमारे पास हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे है हमारे पास एक इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। क्या है हमारे पास, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, ये 2023 में आया। ठीक है, तो 2023 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये किसने पब्लिश किया, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया, तो ये हमारे पास यूरोपियन एनजीओ है। ठीक है, जिनके नाम है हमारे पास दो है, हमारे पास इसमें एनजीओ है, एक का नाम है कंस वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरा है हमारे पास वेल्थंगर हिल, वेल्थंगर हिल। ठीक है, ये हमारे पास दो एनजीओ है जिनके द्वारा ग्लोबल इंडेक्स, हंगर इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। ठीक है, यदि इसमें हम इंडिया का देखें स्टेटस, तो इंडिया की जो रैंक है वो है हमारे पास 111। ठीक है, आउट ऑफ 125, यानी कि 125 में हमारे पास इंडिया का हंगर में, हमारे पास हंगर इंडेक्स में वो कौन सी पोजीशन है, 111 नंबर पोजीशन। ठीक है, तो ये हमें चीजें याद रखनी है। तो ये था हमारे पास ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड मैं आपको एक इंडेक्स बताऊं। ठीक है, जो हमारे पास 2022 का है अभी तक इंडेक्स, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। ठीक है, 2022, जिसकी हमारे इंडिया में इसकी बहुत आलोचना हुई, क्योंकि इसने जो रैंक दी इंडिया की, इंडिया की जो रैंक आई थी वो आई थी 180 आउट ऑफ 180, यानी कि 180 कंट्रियों का जो इन्होंने ये परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला, उसमें से लास्ट पे प्लेस किया इंडिया। ये जो हमारे पास इंडेक्स है, ये पब्लिश किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, इसमें जो हमारे पास टॉप पे है वो थी डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क है वो थी टॉप पे। इसमें हम देखते हैं कि 40 टोटल 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो यूज किए गए। 40 परफॉर्मेंस इंडेक्स जो हमारे पास इंडिकेटर है, उनके अनुसार है वो रैंक वो जारी की गई। ठीक है, कि उस स्केल पे हमारे पास है वो इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है। जो 107 रैंक है, रामकेश जी जो बता रहे हैं हंगर इंडेक्स में,
ठीक है। जो 107 रैंक है वो 2022 में थी, ठीक है। 2023 में है वो 111 रैंक, ठीक है। 2022 में थी 107 रैंक, 121 कंट्री में 107वीं रैंक थी, ठीक है। लेकिन 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का जो स्थान है वो है 111, 125 में से, ठीक है। तो ये था हमारे पास एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के बारे में, ठीक है। उसके बाद में अभी हाल ही में एक डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। उसके बारे में भी आप याद रखना, उस डे का नाम है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ठीक है। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 अक्टूबर को, ठीक है। एवरी ईयर ऑन 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में है एक टॉपिक है करंट अफेयर का जिसका नाम है व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस म्यूनिशंस। ये हमारे पास क्या है कि अभी जो हम देख रहे हैं कि इजराइल और गाजा में टेंशन है, टेंशन की सिचुएशन है, ठीक है। इजराइल है वो अटैक कर रहा है गाजा पर, ठीक है, जगह हड़पने के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम था, इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम था, उसने क्या किया, जो व्हाइट फास्फोरस है उसका यूज किया। व्हाइट जो व्हाइट फास्फोरस है उसका क्या किया, यूज किया इन गाजा, ठीक है। गाजा के जो लोग हैं वहां पर उन पे जो व्हाइट फास्फोरस है उनके गोले बरसाए गए। तो व्हाइट फास्फोरस से क्या होता है हमारे पास, व्हाइट फास्फोरस से हमारे पास स्मोक है और हीट है, इन दो का इमिशन होता है, ठीक है। एक तो स्मोक बन जाती है उस एरिया में, और उस एरिया में बहुत सारी वो हीट हो जाती है। हीट का जो टेम्परेचर है वो 815 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, ठीक है। कितना? 815 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है एकदम से सडनली, ये जो हमारे पास व्हाइट फॉस्फोरस है इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या है, स्पॉन्टेनियसली इग्नाइटेड, यानी कि एकदम से ये क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है, ठीक है। लेकिन ये टॉक्सिक नहीं है, इट इज नॉट टॉक्सिक, ठीक है। ये टॉक्सिक नहीं है। तो ये क्या हमारे पास, इसमें एक हमारे पास लॉ है इंटरनेशनल ह्यूमिटेरियन लॉ, ठीक है। उसमें ये कहा गया कि ये उसका उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। जो हमारे पास इंटरनेशनल ह्यूमिटेरियन लॉ है उसका ये उल्लंघन कर रहा था, ठीक है। लेकिन ये एक तरीके से केमिकल वेपन नहीं, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस इज नॉट ए केमिकल वेपन, ठीक है। केमिकल वेपन वो चीज होती है जिससे टॉक्सिक एलिमेंट है उनका उत्सर्जन हो, जैसे न्यूक्लियर हमारे पास बॉम्ब्स वगैरह है जिनसे जिनकी टॉक्सिसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसमें टॉक्सिसिटी से जैसा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो हमारे पास क्या स्मोक और हीट निकल रही है, ठीक है। तो ये था हमारे पास व्हाइट फास्फोरस के बारे में, ठीक है। तो व्हाइट फास्फोरस की क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एक तरीके से इसको हम बोलते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस को हम बोलते हैं पायरोफोरिक सब्सटेंस, पायरोफोरिक सब्सटेंस, ठीक है। पायरोफोरिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो एकदम से सडनली आग पकड़ लेते हैं, ठीक है, अंडर 5 मिनट्स, जब भी वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है। ये आपको पता है सिनेमा की जो इंडस्ट्री है उसमें ये अवार्ड है वो दिया जाता है। जो 2021 का जो अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है, वो दिया गया, किसको दिया गया, एक एक्टर है जिसका नाम क्या है, वहीदा रहमान, वहीदा रहमान,
इनको ये अवार्ड दिया गया 2021 का, जो अभी दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन। ठीक है, आदित्य L1, ये आप लोगों को पता है कि हमारा जो एक मिशन है मून पे गया था, जिसको हम चंद्रयान बोल रहे थे। ठीक है, और उसके बाद में, उसके कुछ ही दिनों के बाद में 3-4 अक्टूबर के आसपास हमारा एक मिशन है वो कहाँ पे गया था, सन पे गया था। ठीक है, जो सन का हमारे पास आउटर सरफेस है, जो कोरोना है, ठीक है, उसकी स्टडी करने के लिए हमने एक मिशन सेंड किया। ठीक है, इसरो के द्वारा, उसको हम आदित्य L1 बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेस बेस्ड क्या है, इंडियन मिशन है टू स्टडी द सन। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसका मिशन है, ये सन का मिशन है। ठीक है, टू स्टडी द सन। ये जो हमारे पास है, इसमें क्या है, एक सैटेलाइट है। इसमें क्या, हमारे पास एक सैटेलाइट है जिसको हमने लॉन्च किया था। ठीक है, और वो कहाँ पर जाके रुकेगा, हेलो ऑर्बिट। वहां पर हमारे पास सन के पास में क्या, एक हेलो ऑर्बिट है, वहां पे इसको प्लेस किया गया। ठीक है, वहां पर हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं लांगराज पॉइंट। ठीक है, लांगराज पॉइंट, एल, लांगराज मतलब एल। ठीक है, इसीलिए इसके पॉइंट का नाम है वो L1 रखा गया, और इस मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया। ये लांगराज पॉइंट है, वो क्या होता है, लांगराज पॉइंट हमारे पास स्पेस में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर दो बॉडी का जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो एक दूसरे को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। इस केस में हमारे पास क्या है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सन है, और ये यहाँ पे हमारे पास अर्थ है। ये हमारे पास क्या है, इधर अर्थ है। ठीक है, तो इन दोनों का जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस पॉइंट पर जाके क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। यानी कि जो इसका जी है, इसका मान लो जी ऑप्शन, और इसका मान लो जी ऑफ अर्थ, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं एट द पॉइंट ऑफ लांगराज। ठीक है, लांगराज पॉइंट पे क्या हो जाते हैं, जो दोनों बॉडी है वो एक दूसरे की क्या आ जाती है, इक्विलिब्रियम पे आ जाती है। ठीक है, टोटल है वो हमारे पास इसमें 5 लांगराज पॉइंट है। जो L1 लांगराज पॉइंट है वो सन और अर्थ की लाइन में, यानी कि जो सन और अर्थ है इनकी लाइन में, ये है हमारे पास L1 लांगराज पॉइंट। टोटल हमारे पास 5 लांगराज पॉइंट है। ये जो लांगराज पॉइंट है इसकी जो डिस्टेंस है अर्थ से, वो अप्रोक्सीमेटली 1% है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1% है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास, ये मान लो सन और अर्थ के बीच में टोटल डिस्टेंस है, ये मान लो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में, ये x है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ये है 0.1x, 0.01x। ठीक है, और बाकी जो है ये हमारे पास लांगराज पॉइंट की जो सन से दूरी है वो है 0.99x। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो लांगराज पॉइंट है that is more nearer to the earth surface as compared to sun। ये बात समझ में आ गई। तो इसमें हमारे पास क्या है, 4 पेलोड, इस सैटेलाइट में हमारे पास टोटल कितने पेलोड भेजे गए ऊपर, 4 पेलोड। ठीक है, जिसमें से हमारे पास, सॉरी 7 पेलोड टोटल भेजे गए, 7। ठीक है, 7 में से हमारे पास जो 4 पेलोड है वो सन को व्यू करेंगे। ठीक है, सन को व्यू करने का काम करेंगे, और बाकी के जो 3 हमारे पास पेलोड है वो स्टडी करेंगे। जो 3 पेलोड है हमारे पास वो क्या करेंगे, इन सीटू स्टडी करेंगे। जो आदित्य L1 मिशन में जो हम सन के पास में जा रहे हैं, तो हमारे पास जो मेन इंफॉर्मेशन है वो किसके बारे में हम देखना चाह रहे हैं, कोरोनल हीटिंग के बारे में, कि किस तरीके से कोरोनल हीटिंग की प्रोसेस होती है। कोरोना कोरोनल जो हमारे पास मास इजेक्शन की जो प्रोसेस है वो कैसी होती है। ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया।
डायनेमिक्स ऑफ स्पेस वेदर। ठीक है, तो ये हमारे पास था आदित्य L1 मिशन के बारे में। हमें टेक्निकली दो चीजों के बारे में ध्यान देना है। ठीक है, पहला ये है हमारे पास कि आदित्य L1 में L1 का मतलब क्या है, तो L1 का मतलब है लांगराज पॉइंट 1। ठीक है, जो अर्थ और सन की लाइन में रहता है। लांगराज पॉइंट इज दैट पॉइंट इन द स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल force of two celestial bodies equate each other। ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है, दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर हो जाता है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं लांगराज पॉइंट। ठीक है, तो लांगराज पॉइंट से हम देखना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास सन है उसमें किस तरीके से कोरोनल हीटिंग की प्रोसेस हो रही है, कोरोनल मास इजेक्शन की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टडी करने के लिए ये मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखो, मैंने आदित्य L1 बता दिया आपको। ठीक है, इसके अलावा आप जो अभी हाल ही में हमारे पास जो चंद्रयान मिशन था सक्सेसफुल जो हुआ था, ठीक है, तो उसके बारे में आप फिर से और पढ़ना। ठीक है, टाइम मिलेगा तो मैं भी बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन उस टॉपिक से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास जो MSLV MK3 कौन सा वो था व्हीकल, ठीक है, कितना उसमें इंजन थे, कौन सा फ्यूल था, सॉलिड फ्यूल था, लिक्विड फ्यूल था, कौन सा था। ठीक है, कितने दिनों का हमारे पास वो हमारे पास सन के जो अर्थ सरफेस है, सॉरी, अर्थ के चक्कर लगाया, उसके बाद में कितना उसका ट्रांजिशन टाइम था, जिसमें वो अर्थ के जो ऑर्बिट है उससे निकल के मून के ऑर्बिट में गया, और उसके बाद में मून के ऑर्बिट में कितना घूमा। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए, प्लस कब सेंड किया गया, ठीक है, कब उतरा, ये सारी चीजें हैं, वो आप नेट पे देख सकते हो। ठीक है, देट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा हमारे पास जो गगनयान मिशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बारे में भी आप पढ़ना। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक कंसेप्ट है, मेरीने क्लाउड ब्राउटने, मेरीने क्लाउड ब्राइट। ठीक है, मेरीने क्लाउड ब्राइटनिंग है, वो क्या होती है हमारे पास, ये एक हमारे पास इंजीनियरिंग टेक्निक है। ये हमारे पास क्या एक जियो इंजीनियरिंग टेक्निक है। ये हमारे पास क्या एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, दैट प्रोड्यूसेस ब्राइटर एंड वाइट मेरीने क्लाउड्स। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, जो क्लाउड होता है उसमें बहुत सारी स्मॉल ड्रॉपलेट्स है वो रहती है। ठीक है, जितनी हमारे पास स्मॉल ड्रॉपलेट्स रहेगी उतना ही हमारे पास जो क्लाउड है वो हमें क्या दिखेगा, ब्राइटर दिखेगा। ठीक है, और यदि हमारे पास बड़े बड़े साइज के हमारे पास ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो क्लाउड है वो ब्राइट हमारे को नहीं दिखेगा। ठीक है, वो थोड़ा सा डल दिखेगा। लेकिन यदि हमारे पास जो ड्रॉपलेट है वो यदि स्मॉल साइज में है और बहुत सारी है, ठीक है, तो उसके हमारे पास जो है वो जो क्लाउड है वो क्या दिखेगा हमारे को, ब्राइट दिखेगा। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, एक तरीके से आर्टिफिशियल मेथड है, जिसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सी सरफेस, ये हमारे पास सी है। ठीक है, ये हमारे पास सी सरफेस है। तो यहाँ पर यदि इस यहाँ पे जो एयर है इसमें ये मैं यदि मान लो जो ये सॉल्टी वाटर है,
जो हमारे पास सोल्टी वाटर है उसका मैं स्प्रे कर देता हूँ, तो इसमें क्या बन जाती है, बहुत सारी ड्रॉपलेट्स बन जाती है। ठीक है, बहुत सारी ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, व्हाइट या ब्राइटर क्लाउड। ठीक है, यदि क्लाउड व्हाइट होगा तो आप मुझे बताओ कि जो सन से जो रेडिएशन आएगी वो क्या हो जाएगी, वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वापस जब हमारे पास ये रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो हमारे पास जो सी है, जो ओशियन है, उसका टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो यदि हमारे पास टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ेगा, तो हमारे पास जो कोरल रीफ है वो क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। कोरल ब्लीचिंग नहीं होगी, क्योंकि कोरल ब्लीचिंग है वो किस वजह से हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या ओशियन का जो टेम्परेचर है उसके बढ़ने की वजह से। ठीक है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली क्लाउड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो हमारे पास ब्राइट और व्हाइट जो क्लाउड्स है उनका हम फॉर्मेशन कर रहे हैं सी सरफेस के ऊपर, ताकि जो हमारे पास सनलाइट है वो वापस क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, और जो हमारे पास ओशन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, ताकि कोरल रीफ है उनको हम कंजर्व कर सके। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास कोरल रीफ है, दे दे आर वेरी हेल्पफुल। ठीक है, जो हमारे पास क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है, ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने में हमारे पास कोरल रीफ्स का है वो बहुत ज्यादा यूज, ठीक है, बेनिफिट है। ये बात समझ में आई। तो ये था हमारे पास मेरीने क्लाउड ब्राइटनिंग का कंसेप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एक ऑपरेशन आया था, ऑपरेशन कच्छप। ऑपरेशन कच्छप, ऑपरेशन जो हमारे पास ये है कच्छप है। ठीक है, ये है हमारे पास किसके द्वारा ये चलाया गया, ये चलाया गया डायरेक्टरेट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस। ठीक है, और ये है हमारे पास फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन्होंने ये ऑपरेशन कच्छप है ये चलाया। ठीक है, ये जो हमारे पास ऑपरेशन कच्छप है, ऑपरेशन कच्छप इज रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ टर्टल्स। ठीक है, जो हमारे पास टर्टल्स है, ठीक है, उनकी रिकवरी से ये ऑपरेशन कच्छप है वो रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तीन चीज हमें ध्यान रखनी है कि टर्टल को कंजर्व करने के लिए, उनकी रिकवरी करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन कच्छप। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने एक राइस की एक वेराइटी है, ठीक है, जिसको बैन कर दिया। ठीक है, तो उस वेराइटी का नाम है पुसा 44। ये पुसा 44 क्या है, ये एक राइस की वेराइटी है, नॉन बासमती राइस, नॉन बासमती राइस। ठीक है, नॉन बासमती राइस की है क्या हमारे पास वेराइटी है, जो हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दी। पंजाब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको बैन कर दिया कि अब ये फार्मर से पूसा 44 है उस यूज नहीं करेंगे। अब पूसा के नाम से समझ में आ रहा है कि ये हमारे पास किसके द्वारा डेवलप की गई, आईसीएआर के द्वारा, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उनके द्वारा ये एक वेराइटी है, ये तैयार की गई थी। ठीक है, और ये हमारे पास जो वेराइटी है 1993 से चली आ रही है, 1993 से। ठीक है, 1993 से ये नॉन बासमती राइस की जो वेराइटी है पूसा 44 ये चली आ रही है। ठीक है, लेकिन इसको अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। क्यों कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से एक तो हमारे पास जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, पानी की ज्यादा खपत होती है। इसमें कम से कम हमें 4 से 5 साइकिल एक्स्ट्रा इरिगेशन करना पड़ता है। यानी कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, जहाँ नॉर्मल राइस को पकाने के लिए हमें 5 बार इरिगेशन देना है, 5 बार पानी देना है, वहाँ इस वेराइटी को पूरा पकाने के लिए हमें 10 बार पानी देना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिप्लेट हो रहा है। और पंजाब का जो ज्यादातर एरिया है वहां पर वो जो एरिया है उसको डार्क जोन है,
वो डिक्लेयर कर दिया। डार्क जोन का मतलब क्या होता है, जहां पर जो हमारे पास रिचार्ज तो कम हो रहा है और हम एक्सट्रैक्ट है वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि एक्सट्रैक्शन रेट इज मोर देन रिचार्ज रेट। ठीक है, तो जब हमारे पास ग्राउंड वाटर के में एक्सट्रैक्शन है वो ज्यादा हो रहा है और रिचार्ज रेट कम है, तो उसको हम बोलते हैं डार्क जोन। तो बहुत सारे एरिया पंजाब के वो किस में चले गए, डार्क जोन में चले गए। तो इस वजह से इसको बैन कर दिया। दूसरा ये कि इसका क्या है कि हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ड्यूरेशन वो ज्यादा रहता है। ड्यूरेशन इसका थोड़ा सा क्या रहता है, ज्यादा रहता है, यानी कि कुछ ही देर तक पकती है, टाइम लगता है इसमें। जहां मान लो नॉर्मल जो हमारे पास, फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल हमारे पास जो राइस है, वो मान लो हमारे को अक्टूबर फर्स्ट वीक तक पक जाता है। ठीक है, तो उस केस में यदि पूसा वेराइटी है, पूसा 44, तो ये हमारे पास चली जाती है अक्टूबर 20 तक। ठीक है, तो हमारे को क्या है कि जो पंजाब के जो एरिया है, पंजाब के जो किसान है, उनको नवंबर में क्या बोना होगा, नवंबर में उनको वीट की खेती चालू करनी है। ठीक है, वीट की बुआई चालू करनी है। और उसके बीच में हमारे पास क्या है, ये जो रेजिड्यू है जो हमारे पास राइस फील्ड का, ठीक है, उसको भी डिस्पोजल करना है। तो क्या होता है हमारे पास, इसको ये लेट पकती है, हमारे पास पूसा 44 वेराइटी पकती ही लेट है। तो हमारे पास टाइम है वो नहीं मिलता रेजिड्यू का प्रॉपर प्रॉपर डिस्पोजल के लिए। तो फिर फार्मर क्या कर देते, इसकी बर्निंग कर देते हैं। बर्निंग कर देंगे तो हमारे पास क्या है, एयर पोल्यूशन की समस्या है वो हो रही है। तो देट आर टू मेजर रीजन जिसकी वजह से पूसा 44 डेट इज नॉन बासमती राइस वेराइटी, ठीक है, उसको बैन कर दिया गया। तो ये हमें चीजें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। आगे है मिशन लाइफ, जो मैंने आपको बताया भी था अभी, मिशन लाइफ। ठीक है, लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ठीक है, ये जो हमारे पास कंसेप्ट है लाइफ का, ये कब आया था, ये आया था कॉप सीओपी 26 में। सीओपी होता कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, जो हमारे पास यूएनएफसीसी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसका जो 26वां सीओपी हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये ग्लासगो में। ठीक है, तो वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये कंसेप्ट लिया था लाइफ का। ठीक है, इसका जो मेन पर्पज है वो क्या है, टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ये जो हमारे पास लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट है, इसका इन्होंने थोड़ा ब्रॉडर जो है वो बताया कि लाइफ स्टाइल ऑफ द प्लेनेट, लाइफ स्टाइल ऑफ द प्लेनेट फॉर द प्लेनेट एंड बाय द प्लेनेट। ठीक है, लाइफ स्टाइल ऑफ द प्लेनेट फॉर द प्लेनेट एंड बाय द प्लेनेट। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखना, लाइफ के बारे में, लाइफ मिशन है जो। ठीक है, उसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर में, जो हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, जिसमें हम टाइगर कंजर्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, और टाइगर है वो क्या कर रहे हैं, टाइगर का री इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। टाइगर का क्या कर रहे हैं, री इंट्रोडक्शन कर रहे हैं।
कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि कुछ टाइगर्स है वो कहाँ से आए थे, कहाँ से लाए गए, नामीबिया से लाए गए। तो नामीबिया से लाए गए टाइगर, उनको कहाँ पे रीइंट्रोड्यूस किया गया, पुनो नेशनल पार्क। पुनो नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है पार्क, एमपी में। ठीक है। अभी हमारे पास हाल में साउथ अफ्रीका से ये हमारे पास टाइगर्स है, वो लाने का प्लान कर रहे हैं। उनको कहाँ पे रखेंगे, उनको रखेंगे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये भी एमपी में। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से टाइगर आए और कहाँ कहाँ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट हो गया हमारे पास। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था जो 1972 था, उसमें क्या हुआ, कुछ अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट होके, वो अमेंडमेंट कब हुए, 2022 में। ठीक है, तो वो हमें अमेंडमेंट्स है वो देखने हैं कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए। ठीक है, मेनली जो इस एक्ट को अमेंड करने का जो कारण था, वो था टू इम्प्लीमेंट साइट्स प्रोविजन। हमने साइट्स के बारे में देखा था, कन्वेंशन ऑन, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इसमें जो हमारे पास साइट्स के जो प्रोविजन है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस एक्ट को थोड़ा बहुत क्या किया, मॉडिफाई किया गया, अमेंड किया गया। ठीक है, तो इस पे हम थोड़ा सा कंपेरेटिवली हम देखेंगे कि किस टाइप से 1972 में प्रोविजन थे और उसको 2022 में उसमें क्या चेंज किए। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास 1972 वाला और 2022 में क्या चेंज हुआ। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारे पास 1972 का जो एक्ट है, उसमें ये लिखा गया था कि ये जो एक्ट है, ये है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स। ठीक है, टू इंश्योर नेशनल इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास तीन अलग अलग डिफाइन कर रखे थे, वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स और प्लांट्स। लेकिन 2022 में हमारे पास क्या हुआ, ये जो हमारे पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखा था एक्ट में जहां पर भी, ठीक है, उसको चेंज करके इन तीनों की जगह क्या नाम दे दिया, वाइल्ड लाइफ दे दिया। क्या नाम दे दिया, वाइल्ड लाइफ दे दिया। ठीक है, तो ये पहला चेंज किया गया। उसके अलावा जो हमारे पास 1972 का जो एक्ट है, उसमें जो एलियन स्पीसीज होती है, जो हमारे पास कहीं दूसरी जगह से आती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडिया में बाहर से स्पीसीज आई, ठीक है, जो इंडिया की नेटिव नहीं है, बाहर से आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। ठीक है, इसके लिए कोई भी प्रोविजन है वो 1972 के एक्ट में नहीं था, लेकिन इसका जो प्रोविजन है वो 2022 के एक्ट में लाया गया। क्या बोला गया, इसमें सबसे पहले तो डिफाइन किया गया कि इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है वो क्या होगी। तो उसको डिफाइन किया गया है, नॉन नेटिव स्पीसीज इन इंडिया दैट कुड हार्म वाइल्ड लाइफ और इट्स हैबिटेट थ्रू देयर इंट्रोडक्शन और स्प्रेड। यानी कि वो स्पीसीज जो इंडिया की नेटिव नहीं है
और इंडिया में आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है और यहाँ पे जो हैबिटेट है उसको क्या कर रहे हैं हम, नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। ठीक है, वो स्पीसीज जो इंडिया की नेटिव नहीं है और इंडिया में आ रही है, और जिसकी वजह से इंडिया में जो पहले से हमारे पास वाइल्ड लाइफ है या हैबिटेट है हमारे पास, वो उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। ये बात समझ में आ गई? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी कि आप रेगुलेट करोगे। सेंट्रल पावर, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसको क्या पावर दी कि आप क्या करो, रेगुलेट करो इंपोर्ट, ट्रेड ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी है कि आप रेगुलेट करोगे यदि कोई इन्वेजिव एलियन स्पीसीज वगैरह रहती है इंडिया में। ठीक है, तो उसका ट्रेड किस तरीके से होना चाहिए, इंपोर्ट वगैरह, तो उसका सारा रेगुलेशन का काम है कौन देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। उसके अलावा अगला चेंज है हमारे पास 1972 का जो एक्ट है, वहां पर जब हम पढ़ते हैं कि सेंचुरीज होती है हमारे पास, सेंचुरीज, उसमें कौन कौन सी जो हमारे पास एक्टिविटीज है वो प्रोहिबिट नहीं होती, नॉन प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज, नॉन प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज इन सेंचुरीज। ठीक है, तो 1972 वाला जो एक्ट है उस ये था हमारे पास, जो एक्टिविटी थी वो सिर्फ थी कि आप यहाँ पे ग्रेजिंग कर सकते हो, चरा सकते हो अपने एनिमल्स को, और मूवमेंट कर सकते हो लाइव स्टॉक का, मूवमेंट ऑफ लाइव स्टॉक, सिर्फ ये दो परमिशन थे। ठीक है, ये मतलब नॉन प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज थी जो बिना पूछे आप कर सकते थे सेंचुरी में। और यदि वहां पर आपको कुछ नीड्स है, बोनाफाइड पर्सनल बोनाफाइड नीड्स है, तो उसके लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी वो हैबिटेट है जो हमारे पास सेंचुरी में, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, या फिर उस सेंचुरी में से कोई यदि रिवर या कुछ भी हमारे पास कुछ वाटर फ्लो हो रहा है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये 1972 में प्रोविजन था। लेकिन जो 2022 का एक्ट आया उसमें कुछ हमारे पास क्या कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया। क्या कर दिया गया हमारे पास, अमेंडमेंट कर दिया गया कि जो हमारे पास नॉन प्रोहिबिटेड जो एक्टिविटीज है उसमें ये ग्रेजिंग और ये तो आएगी, ग्रेजिंग, और जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ लाइव स्टॉक है वो तो आएगा ही। ठीक है, ये तो नॉन प्रोहिबिटेड है ही। इसके अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटी बढ़ा दी, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल। ठीक है, लेकिन विदाउट वोलेटिंग कंडीशन ऑफ परमिट, उनको जो परमिट दिया जाएगा उसमें जो कंडीशन है उसको बिना वोलेट किए आप वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग है वो कर सकते हो। आप जो लैंड राइट्स है उनका भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ऑफ लैंड राइट्स। ठीक है, हुज कंटिन्यूअस इज परमिटेड विद इन द सेंचुरी। और इसके अलावा यूज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, जो हमारे पास उस पर्टिकुलर सेंचुरी में जो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल है उसको आप यूज कर सकते हो, लोकल कम्युनिटी है वो उसको यूज कर सकती है। तो क्या हुआ कि कुछ नॉन प्रोहिबिटेड जो एक्टिविटीज है वो बढ़ा दी गई 2022 के एक्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं और क्या डिफरेंस है।
उसके अलावा हमारे पास इसमें यह बताया कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक है, तो 1972 का जो एक्ट था उसमें यह बताया गया कि जो हमारे पास गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो है हंटेड वाइल्ड एनिमल। जो भी हंट कर रहे हो आप, शिकार कर रहे हो, वो वाइल्ड एनिमल्स दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, देयर पार्ट्स, उनके जो भी पार्ट्स है। ठीक है, इसके अलावा हंटिंग इक्विपमेंट। ठीक है, ये सारी की सारी है वो किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, ये कहा हुआ था 1972 के एक्ट में। और यदि कोई किसी एनिमल को नेशनल पार्क या सेंचुरी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो डिक्लेयर की गई उसमें हंट किया जाता है तो वो प्रॉपर्टी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। लेकिन जो 2022 का जो एक्ट है उसमें यह कहा गया कि यदि कोई एनिमल है वो लाइव एनिमल है जिसको नेचुरल हैबिटेट में हम वापस नहीं रिलीज कर सकते, नेचुरल हैबिटेट में नहीं रिलीज कर सकते। ठीक है, हमारे पास लाइव एनिमल है, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास है, वो अभी तक क्या है, उसका उसकी डेथ नहीं हुई लेकिन वो क्या है, इंजर्ड है, तो उसको हम यदि उसको क्या नहीं कर सकते, हम नेचुरल हैबिटेट में वापस नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? उसके लिए ये प्रोविजन है हमारे पास कि स्टेट गवर्नमेंट है उसकी केयर करेगी। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? उसकी केयर करेगी। ठीक है, और उसको कहाँ पे रखेगी? या तो जू में या रेस्क्यू सेंटर में। जू या रेस्क्यू सेंटर में रख के, और स्टेट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो उस पर्टिकुलर लाइव एनिमल की केयर करेगा जिसको नेचुरल हैबिटेट में वापस नहीं रिलीज किया जा सकता। ठीक है, आगे हमारे पास और क्या डिफरेंस है इन दोनों में? 1972 का जो एक्ट था उसमें था हमारे पास एक प्रोविजन था सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। ये सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप क्या कहता है कि आप इस सर्टिफिकेट के साथ में ए पर्सन विथ सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप फॉर एन एनिमल आर्टिकल कैन नॉट सेल और ऑफर देम फॉर कॉमर्शियल पर्पज। यानी कि आप उसको सेल नहीं कर सकते हो फॉर कॉमर्शियल पर्पज। ठीक है, कॉमर्शियल पर्पज के लिए आप उसको सेल नहीं कर सकते हो। इसमें एग्जेम्पशन है, वो क्या क्या थे? वो थे हमारे पास टेल फीथर ऑफ टेल फीदर ऑफ पीकॉक, यानी कि जो पीकॉक के हमारे पास जो मोर के पंख होते हैं, ठीक है, उनको आप सेल कर सकते हो। ये क्या था? हमारे पास एग्जिम्पशन था। या फिर आप ट्रांसफर कर सकते हो कैप्टिव एनिमल्स का। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैप्टिव एनिमल्स फ्रॉम वन जू टू अनोदर। एक जू से दूसरे जू में आप क्या कर सकते हो? इन कैप्टिव एनिमल्स है जो हमारे पास, उनको ट्रांसफर है वो कर सकते हो। ये दो छूट थी, इसके अलावा आप कुछ भी है कॉमर्शियल पर्पज के लिए सेल नहीं कर सकती गवर्नमेंट। ठीक है, जो हमारे पास 2022 का प्रोविजन था उसमें हमारे पास ये बोला कि जो हमारे पास कैप्टिव एलिफेंट्स है, कैप्टिव एलिफेंट्स, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो या ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ट्रांसफर ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट द कैप्टिव एलिफेंट्स फॉर द रिलीजियस पर्पज। यानी कि आप रिलीजियस पर्पज के लिए जो एलिफेंट्स है, कैप्टिव एलिफेंट्स, उनका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोविजन है वो 2022 में आया था कि आप जो एलिफेंट्स है उनको आप यूज कर सकते हो फॉर द रिलीजियस पर्पज। आगे चलते हैं और क्या डिफरेंस।
जो 1972 का जो एक्ट है उसमें साइट्स के कोई भी प्रोविजन नहीं थे, ठीक है, क्योंकि साइट्स के प्रोविजन बाद में आए थे, ठीक है। तो 1972 के एक्ट में कोई भी साइट्स के प्रोविजन नहीं थे, लेकिन 2022 का जो एक्ट है 2022 का जो एक्ट है उसमें साइट्स के कुछ प्रोविजन है वो लागू किए गए। उसमें क्या बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डेजिग्नेट करना होगा, एक तो डेजिग्नेट करना होगा मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो क्या काम करेगी, वो करेगी ग्रांट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट परमिट, यानी किन किन को आप कौन कौन से जो हमारे पास एनिमल्स है उनका आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हो, उनके लिए परमिट है वो जारी करने का काम है वो कौन करेगी, मैनेजमेंट अथॉरिटी। और दूसरा हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो एक अथॉरिटी और डेजिग्नेट करेगी जिसका नाम है साइंटिफिक अथॉरिटी। क्या नाम है, साइंटिफिक अथॉरिटी, जो ये देखेगी ये पर्टिकुलर जो स्पीसीज है इसका सर्वाइवल अफेक्ट हो रहा कि नहीं हो रहा है, तो वो साइंटिफिक टर्म में उसकी स्टडी करेगा, ठीक है। इसमें यह भी बोला गया कि जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये आइडेंटिफिकेशन मार्क यूज कर सकता है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, आइडेंटिफिकेशन मार्क वो यूज कर सकता है। और उसके बाद में एक बार यदि आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा दिया उस पर्टिकुलर स्पीसीज पे तो फिर आप उसको अल्टर या रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है हमने पढ़ा था कि 1972 में टोटल हमारे पास टोटल कितने शेड्यूल थे, 6 शेड्यूल थे, ठीक है। शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। जो शेड्यूल 1 और सेकंड था हमारे पास वो था हमारे पास हंटिंग एंड ट्रेड आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। वो हमारे पास क्या था, इन दोनों में हंटिंग और ट्रेड है वो क्या था, प्रोहिबिटेड था, ठीक है। इसमें भी हमारे पास क्या था, हंटिंग है वो प्रोहिबिटेड थी, ठीक है। लेकिन जो पेनल्टीज है वो थोड़ी सी क्या थी, ज्यादा थी, पेनल्टी क्या थी, थोड़ी सी ज्यादा थी। इसमें भी हंटिंग है वो प्रोहिबिटेड थी फोर्थ में भी, लेकिन जो पेनल्टी है वो क्या थी, रिलेटिवली कम थी। और जो फिफ्थ शेड्यूल था उसमें कुछ वर्मीन थे जिनकी हंटिंग है वो अलाउड थी, हंटिंग अलाउड। ये वर्मीन है, ये क्या होते हैं, ये स्मॉल वाइल्ड एनिमल होते हैं जो डिजीज, जिसमें क्या होती है, डिजीज होती है। कुछ वाइल्ड एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें जो डिजीज कैरी करते हैं जिनकी वजह से जो बाकी की जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या होती है, प्रभावित होती है, वाइल्ड लाइफ का जो सर्वाइवल है वो प्रभावित होता है, तो उनको हम बोलते हैं वर्मीन, तो उनकी हंटिंग है वो अलाउड रहती है, ठीक है। और सिक्स था हमारे पास, कुछ हमारे पास प्लांट्स थे जो प्रोहिबिटेड थे फ्रॉम कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग, कल्टीवेशन एंड प्लांट, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। ये टोटल 6 शेड्यूल थे। अब 2022 के एक्ट में क्या किया, 4 शेड्यूल ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 शेड्यूल। ये जो हमारे पास शुरू के जो 4 शेड्यूल थे किससे रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, ठीक है। तो इनको क्या कर दिया, दो ही रखा है इनमें से, ठीक है। इनको रिड्यूस करके कितना कर दिया, 2 कर दिया। तीसरा ये रहा हमारे पास कौन सा, छठे वाला, ठीक है। तो 2 तो ये हो गए और एक ये हो गया हमारे पास प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टीवेशन, प्रोहिबिटेड। रामकेश यादव जी ये प्लीज अपना जो है वीडियो ऑफ कर लीजिए, प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग, ठीक है। ये जो वर्मीन वाला हमारे पास शेड्यूल है इसको तो पूरा हटा ही दिया, ठीक है। तो जो ऊपर के 4 थे उनको रिड्यूस करके 2 कर दिया, 5वें वाला हटा दिया, छठे वाला है वो वैसा का वैसा रखा। तो ये हमारे पास 2 तो ये हो गए, थर्ड ये हो गया, और एक चौथा नया ऐड किया
ठीक है। जो चौथा हमारे पास ऐड किया वो था हमारे पास जो स्पीसीज इन अपेंडिक्स ऑफ साइट। जो साइट का हमारे पास अपेंडिक्स में है, जो हमारे पास स्पीसीज, उन सारी स्पीसीज को किस में रखा? फोर्थ शेड्यूल में रखा। स्पीसीज इन अपेंडिक्स ऑफ साइट्स। ठीक है, तो ये टोटल 4 शेड्यूल ही रहे हमारे पास। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022, इस टाइप से सवाल आए तो उसका आंसर होगा 4। ठीक है, वर्मीन वाला है वो हटा दिया गया, ये रखा। ये शुरू के जो 4 थे उनको दो दो रखा। ठीक है, 2 में रिड्यूस कर दिया और एक नया ऐड किया गया जिसका नाम है स्पीसीज, जिसमें क्या आएगी? जो साइट का जो अपेंडिक्स दे रखा है उसमें जितनी भी स्पीसीज है वो फोर्थ शेड्यूल में रखी गई। ठीक है, उसके अलावा आगे और क्या है हमारे पास प्रोविजन, वो देखते हैं। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक। ठीक है, इससे एक सवाल आना पक्का है। ठीक है, 2022 वाले से भी पूछा जा सकता है और 1972 वाले से भी पूछा जा सकता है। क्योंकि 1972 वाला वो हमने पहले कवर नहीं किया, तो वो यहाँ पे कवर भी हो जाएगा। प्लस उसके कंपैरिजन में हम देख लेंगे कि 2022 में क्या अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोविजन है दैट इज रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ सेंचुरी। कंट्रोल ऑफ सेंचुरीज। जो हमारे पास सेंचुरीज है उसका हमें किस तरीके से कंट्रोल करना है। ठीक है, तो 1972 के एक्ट में यह बोला गया कि हमारे पास क्या होगा? एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा। ठीक है, जो कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा सारी सेंचुरीज में इन द स्टेट। ठीक है, और ये जो हमारे पास चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है दैट इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। दैट इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद में जो 2022 का एक्ट है, जो हमारे पास 2022 का एक्ट है, इसमें क्या बोला गया कि जो चीफ वार्डन है, जो हमारे पास चीफ वार्डन है दैट विल एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ मैनेजमेंट प्लान। इन अकॉर्डेंस विथ मैनेजमेंट प्लान, यानी कि वो मैनेजमेंट प्लान तैयार करेंगे। जो ये मैनेजमेंट प्लान होगा, ठीक है, दिस विल बी डेवलप्ड एज पर गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डेंस में जो हमारे पास मैनेजमेंट प्लान है वो तैयार किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग चीफ वार्डन को काम करना होगा। जो हमारे पास मैनेजमेंट प्लान्स है, मैनेजमेंट प्लान्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास मैनेजमेंट प्लान्स है इन द स्पेशल एरिया, स्पेशल एरिया में यदि हमारे पास सेंचुरी है, ठीक है, स्पेशल एरिया में हमारे पास क्या हो गया? शेड्यूल एरिया। ठीक है, और वो एरिया जहां पर मैंने आपको बताया था, जहां पर शेड्यूल ट्राइब एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट है जो हमारे पास 2006 का जो एप्लीकेबल है उन एरिया में। ठीक है, ये दोनों हो गए हमारे पास शेड्यूल स्पेशल एरिया। एक तो हो गया शेड्यूल एरिया और दूसरा वो एरिया जहां पर शेड्यूल ट्राइब एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006 एप्लीकेबल है। उन एरिया में जो चीफ वार्डन है वो मैनेजमेंट प्लान तैयार करने के लिए ग्राम सभा की कंसेंट लेगा। किसकी लेगा कंसेंट? ग्राम सभा की। ठीक है, द कंसेंट ऑफ ग्राम सभा इज कंपल्सरी while preparing the management plans for these special areas। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा और क्या चेंज हुए हमारे पास वो देखते हैं।
और ये हुआ हमारे पास कि कोई भी हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, इसका जो आसपास का ये जो एरिया है हमारे पास, इसको कंजर्वेशन रिजर्व है वो डिक्लेयर करने का जो अधिकार था वो था स्टेट गवर्नमेंट के पास। इसको कौन कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर सकता था? स्टेट गवर्नमेंट है वो घोषित कर सकती थी। ठीक है, द एरिया द एडजेसेंट एरिया टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क इज डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज ए कंजर्वेशन रीजन। लेकिन 2022 में क्या बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो नोटिफाई करेगी कि कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो कंजर्वेशन रिजर्व की जो अथॉरिटी थी पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास में, वो अब छीन के किसके पास हो गई? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो गई। ठीक है, उसके अलावा सरेंडर ऑफ कैप्टिव एनिमल्स, सरेंडर ऑफ सरेंडर ऑफ कैप्टिव एनिमल्स। ठीक है, तो इसमें सरेंडर ऑफ कैप्टिव एनिमल्स से रिलेटेड है वो कोई भी प्रोविजन है वो 1972 के एक्ट में नहीं था। ठीक है, 1972 के एक्ट में इससे रिलेटेड है वो हमारे पास कोई भी प्रोविजन नहीं था। लेकिन हमारे पास जो 2022 का जो एक्ट आया, ठीक है, इस एक्ट में ये प्रोविजन रखा गया कि कोई भी वो कैप्टिव एनिमल को वॉलेंटरली वो क्या कर सकता है? सरेंडर कर सकता है टू द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। यानी कि कोई भी है वो कैप्टिव एनिमल को लाके किसको दे सकता है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को दे सकता है। ठीक है, उसके लिए इसको कोई भी कंपेंसेशन है वो पे नहीं किया जाए। ठीक है, जो हमारे पास कोई भी आदमी जो लाके दे रहा है अपना जानवर, जो अपना एनिमल है वो वाइल्ड लाइफ जो हमारे पास वार्डन है उसको सरेंडर कर रहा है, उसको दे रहा है। ठीक है, तो उसको कोई भी कंपेंसेशन है वो पेड नहीं किया जाए। नो कंपेंसेशन शुड बी पेड। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोविजंस थे खूब सारे जो हमने पढ़े। ठीक है, दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स प्रोविजंस। ठीक है, जो हमें पता होने चाहिए। इनमें जो डिफरेंस है कि क्या अमेंड किया गया ये हमें पता होना चाहिए। सवाल है वो यही से बनेगा। ठीक है, कि क्या अमेंडमेंट हुए। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक न्यूज में टॉपिक था माइक्रो प्लास्टिक। क्या है हमारे पास? माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक। ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक है वो फर्स्ट टाइम है वो क्लाउड में पाई गई, बादलों में माइक्रो प्लास्टिक है वो ऑब्जर्व की गई। दिस इज द रीजन ये हमारे पास अभी है वो न्यूज में था। ठीक है, रिपोर्टेड इन क्लाउड्स। हमें पढ़ना कि माइक्रो प्लास्टिक है वो क्या होती। माइक्रो प्लास्टिक है वो होती है प्लास्टिक जिसकी साइज 5 mm से कम है। ठीक है, 5 mm से जो छोटी प्लास्टिक है उसको हम बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। ठीक है, 5 mm किसमें? डायामीटर में। ठीक है, जिसका डायामीटर है वो 5 mm से कम है तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक है दिस इज कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक, प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक। एंड दूसरी है हमारे पास सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक। ठीक है, जो हमारे पास प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक होती है टाइनी पार्टिकल्स डिजाइन फॉर कॉमर्शियल यूज। ठीक है,
जो हमारे पास टाइनी पार्टिकल्स जो डिजाइन करते हैं फॉर द कॉमर्शियल यूज, इसका जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज कॉस्मेटिक आइटम्स। कॉस्मेटिक आइटम्स में जो हमारे पास, या जो हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक। एंड द सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक वो होती है जो लार्जर जो हमारे पास प्लास्टिक आइटम्स है उनका जब डिग्रेडेशन हो जाता है तो वो जब ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, तो ये जो प्लास्टिक है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्लास्टिक। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीके से हम इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। हमने पढ़ा था जब प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। प्राइमरी वो जो अनमोडिफाइड स्टेट में रहते हैं, और सेकेंडरी वो जो हमारे पास प्राइमरी से क्या बनते हैं, जब हमारे पास मॉडिफिकेशन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी। तो उसी टाइप से ये है हमारे पास प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक और सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। प्रॉब्लम क्या है माइक्रोप्लास्टिक से? माइक्रोप्लास्टिक की प्रॉब्लम ये है कि ये ब्रेक डाउन नहीं होती इजीली। ये इजीली है, वो डिग्रेड नहीं होती। इजीली है, वो डिग्रेड नहीं होती, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, उसकी लीटरिंग की जो समस्या है वो बढ़ जाती है, लीटरिंग है वो ज्यादा होती। एक आदमी, एक रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया कि एक आदमी वो कम से कम 50,000 माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स है वो एनुअली कंज्यूम करता है। 50,000। ठीक है, ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ फूड चेन, वाटर एंड एयर। ठीक है, इसमें जो सबसे मेजर कंसर्न है वो एक केमिकल का है जिसका नाम है बिस्फिनोल। बिस्फिनोल ए। बिस्फिनोल ए, जिसको शॉर्ट पे बोलते हैं बीपीए। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास, ये एक हमारे पास केमिकल है जो प्लास्टिक को हार्ड करने के लिए यूज में कर लेते हैं। ठीक है, टू हार्डन दी प्लास्टिक। प्लास्टिक को हार्ड बनाने के लिए ये केमिकल हम प्लास्टिक जो इंडस्ट्री है उसमें हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये जो माइक्रो प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है उसका ह्यूमन हेल्थ पे बहुत एडवर्स इम्पेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस केमिकल का नाम आप याद रखें। ये जो केमिकल है इसकी वजह से हमारे पास जो लीवर फंक्शन है वो गड़बड़ा जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसमें अल्टरनेशन आता है। ठीक है, तो ये सारी इसमें बीमारियां या हेल्थ इश्यू है वो आते हैं। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है जिसका नाम है प्लास्टिक पेलेट्स। ठीक है, उसको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि वो भी करंट अफेयर में है हमारे पास। प्लास्टिक पेलेट्स। प्लास्टिक पेलेट्स, ये न्यूज में इसलिए था कि इनकी हमारे पास जो प्लास्टिक पेलेट्स है ये पाए गए हमारे पास जो महाराष्ट्र के बीच है, बीचेज है, वहां पर हमारे को ये देखने को मिले। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जो प्लास्टिक पेलेट्स है ये क्या होते हैं, ये होते हैं 1 to 5 mm बीड्स। ये हमारे पास बीड्स है जिनका जो साइज है वो 1 to 5 mm होता है। ठीक है, दीज आर मेड बाय पेट्रोकेमिकल कंपनीज। मेड बाय पेट्रोकेमिकल कंपनीज। ठीक है, जो हमारे पास पेट्रोकेमिकल कंपनीज है उसके द्वारा ये बनाए जाते हैं। ये एक तरीके से प्लास्टिक इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल यूज में आते हैं। ठीक है, जो हमारे पास प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसमें रॉ मटेरियल के रूप में हम क्या यूज करते हैं, प्लास्टिक पेलेट्स को यूज करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें लीकेज होने की वजह से या ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, स्टोरेज के टाइम, ये हमारे पास क्या है प्लास्टिक पेलेट्स है वो उनका पोल्यूशन है वो हो जाता है। ठीक है, तो ये लीटरिंग से नहीं होती, ये हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है, तो उसके उसमें हमारे पास लीक होने की वजह से ये हमारे पास प्लास्टिक पेलेट्स है वो एटमोस्फेयर में मिल जाते हैं और उनकी वजह से हमारे पास है वो हेल्थ पे इम्पेक्ट आता है। ये हमारे पास मेरी नेम है।
प्लास्टिक पैलेट पोल्यूशन है वो ज्यादा होता है। जो हमारे पास ओशियन में सबसे ज्यादा है वो प्लास्टिक पैलेट का पोल्यूशन है, वो देखने को मिलता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के लिए जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है, हम फॉर एग्जाम्पल जो भी प्लास्टिक पैलेट्स है, ये मान लो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज से, तो जो हमारे पास कंटेनर्स है जो ओशियन के रूट से आ रहे हैं, तो उनकी वजह से ओशियन में क्या हो जाता है, प्लास्टिक के पैलेट्स का क्या हो जाता है, लीकेज हो जाता है, और उसकी वजह से प्लास्टिक पैलेट्स है उनका पोल्यूशन हो जाता है। जो है हमारे पास जो इंडिया इंपोर्ट करता है वो मेनली वेस्ट एशियन कंट्रीज से ये हमारे पास प्लास्टिक पैलेट्स है, इनका इंपोर्ट करता है मेनली यूएई, कतार और सऊदी अरेबिया। तो उनकी वजह से हमारे पास क्या है, प्लास्टिक पैलेट्स का पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक है। इसके अलावा एक टॉपिक और पढ़ते हैं, वो है हमारे पास BS6 नॉर्म्स। ठीक है, जो हमारे पास व्हीकुलर इमिशन से रिलेटेड हमारे पास जो नॉर्म्स है BS6, उनके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ठीक है, BS6 जो नॉर्म्स है, BS का मतलब है यहाँ पे भारत स्टैंडर्ड। क्या है, भारत स्टैंडर्ड। ठीक है, BS का मतलब है भारत स्टैंडर्ड। जो हमारे ये व्हीकुलर इमिशन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, व्हीकुलर इमिशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारे पास जो भारत स्टैंडर्ड से हम ये कहाँ से लेके आए थे, ये जो हमारे पास यूरो स्टैंडर्ड से, उन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के इक्विवेलेंट है वो हमारे स्टैंडर्ड से। ठीक है, जिनको हम भारत स्टैंडर्ड से वो बोल रहे हैं। भारत स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास है, ये चालू किए गए 2000 में। ठीक है, 2000 में हमारे पास है जो भारत स्टैंडर्ड्स है वो चालू किए गए। उसके बाद में जो 2002 में हमारे पास कमिटी आई थी जिसका नाम है मासेलकर कमिटी, मासेलकर कमिटी। ठीक है, तो मासेलकर कमिटी ने ये बताया कि हमारे पास जो व्हीकुलर इमिशन है उससे रिलेटेड हमारे पास है वो रेगुलेशन है, वो इंडिया में भी होने चाहिए बेस्ड ऑन यूरो नॉर्म्स। ठीक है, तो उसके बाद में हमारे पास है गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च की जिसका नाम है नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, ऑटो फ्यूल पॉलिसी 2003। ठीक है, जो भी मार्शल करके रिकमेंडेशन थे उसके आधार पे ये पॉलिसी लाई गई। उसके बाद में 2014 में एक वापस कमेटी बनाई गई जिसका नाम था सौमित्रा चौधरी कमेटी। ठीक है, इसने ये बोला कि आप जो BS पिछले वाले जो यूज कर रहे हो उसकी जगह आप 2017 से BS4 यूज करोगे। ठीक है, 2017 से आप BS4 यूज करोगे स्टैंडर्ड्स, 2019 से आप BS5 करोगे, 2024 से आप BS6 यूज करोगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स उन्होंने उन्होंने एक प्रपोजल बनाया ऑटो फ्यूल पॉलिसी 2025 के लिए। ऑटो फ्यूल पॉलिसी 2025 में के प्रपोजल के लिए ये बताया
उसमें ये प्रपोज किया कि BS4 है वो आप 2017 से लागू करोगे, BS5 है वो 2019 से लागू करोगे, और उसके बाद में 2024 से आप BS6 लागू करोगे। लेकिन 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया गया, ठीक है, कि 2020 के बाद में आप BS4 से आप सीधा जंप करोगे BS6 पर, यानी कि BS5 को आप क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे। आपको 1 अप्रैल 2020 से आपको BS6 से उस स्टैंडर्ड का आपको व्हीकुलर इमिशन है वो होना चाहिए, ठीक है, उस टाइप की आपको डिवाइस है वो यूज में लेनी है इंजन बनाने के लिए, ठीक है। और BS5 को आपको क्या करना है, स्किप करना है, ठीक है, ये बात बताई। अब जो हमारे पास BS6 स्टैंडर्ड है उसमें क्या है प्रोविजन, उसके बारे में देख लेते हैं। जो BS6 स्टैंडर्ड है हमारे पास, उसमें जो सल्फर कंटेंट है हमारे पास, सल्फर कंटेंट फ्यूल में जो हमारे पास सल्फर कंटेंट है वो कितना होना चाहिए, 10 ppm होना चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जबकि जो हमारे पास BS4 था पहले, उसमें ये जो क्वांटिटी थी, ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन थी सल्फर कंटेंट की, ये 50 ppm थी, ठीक है। तो इसको 5 गुना रिड्यूस करके 10 ppm पे लाया गया BS6 में। इसके अलावा जो हमारे पास PM2.5 है, ठीक है, इसका जो इमिशन स्टैंडर्ड है वो ये है कि कितना होना चाहिए, 20 to 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, 20 to 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए। जो डीजल इंजन है हमारे पास उसके लिए ये बताया गया, डीजल इंजन डीजल इंजन, ठीक है, उनके लिए ये बताया गया कि जो हमारे पास NOx का जो इमिशन है उसको आप रिड्यूस करो बाय 70%, ठीक है। और जो पेट्रोल इंजन है हमारे पास, पेट्रोल इंजन, उसमें हमारे पास जो NOx है उसका आप रिड्यूस करना है आपको 25%, रिड्यूस बाय 25%, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रोविजंस है वो थे हमारे पास किससे रिलेटेड, भारत स्टैंडर्ड 6 से रिलेटेड। इसके अलावा BS6 में एक प्रोविजन लाया गया OBD, ऑन बोर्ड डायग्नोसिस, ऑन बोर्ड डायग्नोसिस। ये क्या होता है हमारे पास, कि आपको इंजन है, आपको गाड़ी है वो इस तरीके से बनानी है कि उसमें किसी भी टाइप की कोई समस्या आ रही है, ठीक है, तो वो आपका जो बोर्ड है, जो डैशबोर्ड है वहां पर डिस्प्ले हो जाए। तो हम आजकल जो देखते हैं कि आजकल के जो हमारे पास व्हीकल आते हैं तो उन पर जो डिस्प्ले है वहां पर हमारे को एरर है वो मिल जाती है, यदि हमारे पास इंजन में किसी भी टाइप की कोई भी इमिशन से रिलेटेड या और कोई पर्टिकुलर फ्यूल से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल जो है वो मिस्टेक आती है, तो वो हमारे पास डिस्प्ले पर आ जाती है कि ये एरर आ रही है, ठीक है। तो ऑन बोर्ड डायग्नोसिस का जो कंसेप्ट है वो भारत स्टैंडर्ड 6 में लागू किया गया। इसके अलावा एक और कंसेप्ट था, मैं 1 मिनट देखता हूँ क्या कंसेप्ट था इसमें हमारे पास। ठीक है, इसमें ये था हमारे पास कि ये जो हमारे पास ये इसका 1 अप्रैल 2020 से इसका पहला फेज है वो चालू किया है, ठीक है। और इसका जो दूसरा फेज चालू होगा BS6 फेज 2, वो चालू होगा 1 अप्रैल 2024 से। 1 अप्रैल 2024 से क्या चालू होगा, BS6 फेज 2, ठीक है, BS6 फेज 2। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि BS6 जो हमारे पास फेज 2 है इसमें क्या काम है, इसमें हमारे पास क्या प्रोविजन है। सॉरी, ये जो हमारे पास BS6 फेज 2 है ये 2023 से ही लागू है, ठीक है,
24 नहीं 23, 2023। हाँ, इसमें हमारे पास मेनली दो चेंज हुए। जो हमारे पास फेज 2 आया था, ठीक है, ये जो हमारे पास फेज 2 है, इसमें दो चेंज है हमारे पास। एक तो हमें यूज करना है रियल ड्राइविंग इमिशन, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, जो हमारे पास इमिशन स्टैंडर्ड्स है, जो इमिशन है वो हम चेक करते थे लैब में, ठीक है। जो फेज 1 है उसमें हमारे पास रियल ड्राइविंग इमिशन है वो नहीं था, उसमें था हमारे पास लैब में इमिशन हमें देखना कि कितना इमिशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक रियल ड्राइविंग इमिशन का कंसेप्ट है, वो फेज 2 में लागू किया गया है। और दूसरा मैंने आपको भी बताया था ऑन बोर्ड डायग्नोसिस का, ठीक है। जो पहले है वो इम्प्लीमेंट नहीं था, कम इम्प्लीमेंट था, लेकिन उसको कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कर दिया गया इन द फेज 2 ऑन बोर्ड डायग्नोसिस, ठीक है। और ये जो हमारे पास ऑन बोर्ड डायग्नोसिस का जो सिस्टम है, इससे हमारे पास क्या होगा, ये मॉनिटर करेगा रियल टाइम इमिशन, ठीक है, रियल टाइम इमिशन, ठीक है, कि हमारे पास जो इमिशन लेवल है वो कितना है, ठीक है। तो ये हमारे पास BS6 के नॉर्म्स थे, ठीक है, जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो आज की ये जो क्लास है हमारे पास करंट अफेयर्स की, इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। इससे रिलेटेड यदि किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो मुझसे। किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, तो इस क्लास को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।